Hello everyone, here we are in Tripathi. Now we are going to discuss basic mathematics for class 11th. Okay, I will discuss all the concepts related to 11th and 12th. Now we are going to discuss some basic concepts related to class 11th. Okay, तो हम इस क्लास में 11th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेने वाले हैं. ठीक है, मैं इस वीडियो में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा. सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम जो जेई मेंस और एडवांस के जो क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड हैं वो भी बताऊंगा. पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलेगा. ओके, अभी हम 11th का लेने वाले हैं. 11th के सारे वीडियोस के साथ साथ हम 12th के भी वीडियोस बनाने स्टार्ट करेंगे. काफ़ी लेट हो गया, इसके लिए हम सो सॉरी. ठीक है, तो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स. ठीक है, 11th का और 12th दोनों का कॉन्सेप्ट आपका रेगुलर कंटिन्यू चलाएंगे. ठीक है, किसी को कोई भी डाउट्स होगा तो हम उसको सोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे. अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऐसे जितने भी डाउट्स हैं आपके हैं वो सारे के सारे सोल्यूशंस हम आपको देंगे अगर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है तो. ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11. ठीक है, पहला हम लेंगे सेट. बहुत ही हम ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, आपको जनरल आइडिया दे देंगे कि सेट क्या होता है. कुछ डेफिनेशन से उसके हम रिलेट करेंगे. बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आप क्लास 10th पास करके 11th में IIT JEE के लिए जाने वाले हो तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको मिल जानी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि बेसिक टू एडवांस की तरफ मूव करेंगे. अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेंगे अबाउट क्लास 11. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा सेट्स. सेट्स में क्या रहेगा, आप बहुत सारे नॉर्मली आप लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा ही होगा. नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे के सारे होल नंबर, इंटीजर्स एंड सो ऑन. ओके, दूसरा हम देने वाले हैं नंबर सिस्टम्स. नंबर सिस्टम्स में क्या होगा कि इसमें जितने भी नंबर्स का विषय रहेगा उससे रिलेटेड हम आपको इसमें डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटीज. अलजेब्राइक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब एंड दैट्स व्हाट. ठीक है, उसके बाद हम लेने वाले हैं आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट माना जाता है. ठीक है, तो रियल नंबर के बाद जब हम स्क्वायर रूट में कोई चीज़ अगर आती है जैसे √-4, इसका अगर आपको स्क्वायर रूट लेना होगा तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे डिफाइन करते हो, क्या कैसे फाइंड आउट करते हो, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन. आप लोगों ने क्लास 11th में सॉरी क्लास 10th से पहले आप लोगों ने क्लास 8th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर पढ़ा होगा उससे रिलेटेड रहेगा. और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आप कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं क्लास 11-12 में. तो इस तरह से ये भी कॉन्सेप्ट आपका बेसिक में इम्पॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, वो पॉलिनॉमियल के चैप्टर में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है. उसको हम एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरवल्स. इंटरवल्स इन इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका इस्तेमाल जब हम डोमेन और रेंज निकालते हैं ना, उसके केस में जो इंटरवल्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. ठीक है, इसके बाद हम लेने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस. आप लोगों ने एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 7-8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो उसके कुछ लॉज हैं, उसका भी इस्तेमाल हम नेक्स्ट क्लासेस में करने वाले हैं. ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन. इनइक्वालिटी क्या होता है कि जब इक्वेशन के साथ लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन या ग्रेटर देन इस तरह का जब सिंबल मिलता है तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इनइक्वेशन, या इसी को क्या बोला जाता है, इनइक्वालिटी. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉगरिथम जो है IIT JEE के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक एक करके हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लेने वाले हैं. ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट सेट्स. सेट्स क्या होते हैं? सेट्स में हम पहले देखते हैं कि सेट होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय सेट? A set is
वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। इसमें से अगर एक वर्ड भी निकल जाएगा तो वो सेट नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, सेट्स को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस एंड रिप्लाई गिव्स आंसर लाइक सेम, दैट इज इफ यू वांट टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। अगर आप सप्ताह के 7 दिनों के नाम लिखते हो तो सभी लोगों का एक ही आंसर आना चाहिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, सभी लोगों को पता है, तो सभी लोगों को एक ही आंसर देना रहता है, क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे ये सारे के सारे क्या है, वीक्स के डेज है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। ऐसे केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। ओके, तो सेट जो होता है, जैसे आप मंथ्स नेम हो गया, मंथ्स नेम आपको पता ही है, लेट दिस इज सेट बी, देन वी कैन राइट हियर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अप टू डिसम्बर। So we can say that this set is well defined. Okay, so this is the collection of months. So we can say that this type of collection is called a set. Okay, तो सेट में हम ये चीजें देखेंगे। सेट के बाद इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। किसी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा क्या होता है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम कैसे देखते हैं, रोस्टर फॉर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा वो दो प्रकार से होता है। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इन दो तरीके से हम किसी भी सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो हम कैसे करते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, इसी को हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, इसी को हम टैबुलर फॉर्म या इसी को आप लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, लिस्टिंग फॉर्म। चाहे रोस्टर फॉर्म बोले, चाहे टैबुलर फॉर्म बोले या लिस्टिंग फॉर्म बोले, ये एक ही चीज होता है। दूसरा क्या होता है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज कोई सेट हमने लिखा 1 2 3 एंड दैट्स ओवर। ठीक है, तो ये जो नंबर्स के फॉर्मेट में लिखा होता है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके, जब हम नंबर्स के फॉर्मेट में इसको लिखते हैं तो बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, या इसी को टैबुलर फॉर्म बोलते हैं, या तो इसी को लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को आप क्या कहते हो कि इफ इसी सेट को अगर हम इस तरह से लिखें x एंड सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, जब ये नंबर्स ना लिखने के बजाय अगर हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, सभी पॉइंट्स के लिए एक हम जनरल वैल्यू लिखने लगते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये किस फॉर्मेट में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम जनरली वेरिएबल्स या एक परमानेंट वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है आपका वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो फॉर्मेट है आपका वो आपका रोस्टर फॉर्म है या टैबुलर फॉर्म है, या इसी को लिस्टिंग फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, बट दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, लिखने का इसका तरीका अलग है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होता है उसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला रोस्टर और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
सपोज कर लो हमने एक सेट लिया ए 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या है, एक सेट है जो किस फॉर्मेट में है, रोस्टर फॉर्म में है। ओके, अगर इसी को हमको सेल बिल्डर में कन्वर्ट करना होता है, सेल बिल्डर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, एक्स है, इसका फॉर्मेट क्या है 1 2, ये क्या है 2 3, ये क्या है 3 4 एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से एक अधिक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक अधिक है। यहाँ पे भी क्या है 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा प्रत्येक टर्म में एक अधिक होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 1 एज सच दैट को हम इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सच दैट। इस प्रकार से है कि x किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। ओके, तो आप लिख सकते हो ये जो फॉर्मेट है आपका ये सेट बिल्डर फॉर्मेट है, और ये जो फॉर्मेट है आपका ये रोस्टर फॉर्म है, या इसी को हम टेबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ देखने से पहले सबसे पहले हम कुछ और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स देखने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। राइट सेट ए right set A is equals to x. I said that x belongs to integer and x is equal is less than 20. Okay, A be right, a set A is equals to x. I said that x belongs to integer. x integer को बिलोंग करता है। अब ये इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है। Zero is at that integer which is neither positive nor negative. So we can say that Z0 is also an integer. Okay. X स्क्वायर की वैल्यू 20 से कम लेनी है, तो x की बोली कुछ भी लो, लेकिन इसकी जो इसका स्क्वायर हम करें तो उसकी वैल्यू 20 से कम आनी चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 20 से छोटी। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूंगा तो -1 का क्या आएगा, -1 स्क्वायर लेस देन 20। ठीक है, इसकी भी वैल्यू वही आएगी जो -1 की आएगी, यानी कि ये भी क्या आएगा 1 लेस देन और इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ या -1 लूँ, ये दोनों वैल्यू 20 से छोटी आएंगी। इसी तरह से और भी वैल्यूज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो x की वैल्यू अगर हम +-1 ले लें, +-2 ले लें, यहाँ पे आप क्या सकते हो, जीरो भी ले सकते हो। ओके, जीरो भी इंक्लूड कर सकते हो, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो ये जो आपका रिलेशन, आपने रिस्ट्रिक्शन जो लगाया हुआ वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो x की वो सारी की सारी वैल्यू लेनी है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि x जो भी रहेगा वो इंटीजर के सेट से आएगा। इंटीजर सेट में 1 2 3 4 +- ये सारे के सारे इंटीजर्स में आते हैं। अब इसका स्क्वायर अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर ये भी 20 से छोटा, -1 और +1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 20 से छोटा। तो x की वैल्यू हम +-2 लेंगे तो भी ये भी 20 से छोटा, +-4 ले लेंगे तो अभी ये 20 से छोटा। तो ऐसा सभी नंबर्स का कलेक्शन हमको इस सेट A में रखना है। A की जो वैल्यू आएगी वो बेटा क्या आएगी, आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे मिनिमम जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो -4 होगी, और यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 आ जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो सारे के सारे इंटीजर में ही होंगे। आप अगर यहाँ पे 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी ये वैल्यू 20 से छोटी होगी, बट 1/2 क्या है, ये इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हम ये वाला टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी टर्म्स लेने हैं वो सारे के सारे इंटीजर के लेने हैं। ओके, तो यहाँ पे हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये लेस देन 20 होगा, बट ये वाला हम टर्म नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही नंबर सेलेक्ट करने हैं जो इंटीजर हो और उसका स्क्वायर 20 से छोटा हो।
ओके, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और +4। तो ये आपका सेट बन गया और इस सेट को हम क्या नाम देते हैं, सेट ए, व्हिच इज x, दैट इज x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 20 से छोटी है, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे वो ए सेट होगा। ओके, यहाँ पे ये वाला जो सेट था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था और ये वाला सेट आपका रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। सपोज एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, यहाँ पे x इज इक्वल टू राइट x इज इक्वल टू x एज सच दैट x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल। ओके, ये आपको सेट लेना है, कौन सा सेट लेना है, x को लिखना है आपको x के फॉर्मेट में, x ऐसा दैट x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो यहाँ पे n की जो भी वैल्यू पुट करेंगे हम वो नेचुरल नंबर से ही पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, देखो x कैसा होना चाहिए, 1/n। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1/1, इसकी जो x की वैल्यू आएगी पहले वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 1/2, 2 का स्क्वायर इधर लगा हुआ है तो 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो ये बन जाएगा 1/4। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 1/9, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 1/16। ऐसे ऐसे ये आपका सेट रेडी हो जाएगा। ओके, तो अगर हम किसी सेट होल्डर को रोस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पुट कर रहे हो। अगर ये रियल नंबर लिखा होता तो आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते थे, बट रियल में पुट करने के लिए आपको n की वैल्यू रियल नहीं पुट कर सकते थे, वहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0 अगर पुट कर देते तो 1/0 ये अनडिफाइंड टर्म हो जाता, तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते। अगर यहाँ पे n की वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग करता तो जाहिर सी बात है ये जो आपका 1/0 बनता तो ये अनडिफाइंड हो जाता। तो जो भी हम सेट आपको फाइंड आउट करना चाहते हैं अगर वो डिफाइंड है, ये टर्म डिफाइंड है तो वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते। फिलहाल आपको n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है तो आप n की जो भी वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर से ही इसमें पुट करके उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट if now we are going to discuss some more questions like ठीक है, now if we write a set is equals to 1, 4, 9, 16, 25 and that's all. Okay, write this set in the form of set builder. ठीक है, write A in set builder form. ओके, सोल्यूशन देखिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी सेट ए हमने ले लिया, यहाँ पर ए है तो ए भी ले सकते हो। ठीक है, ए है यहाँ पे तो ए को आप दूसरा फॉर्मेट है, 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख सकते हो x ऐसा दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब चूंकि यहाँ पे देखो 1 ही लिखा हुआ है तो 1 रहेगा, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9। अब चूंकि जब अब ये x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर का हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1,
एक्स की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर है 9। ये तो यानी कि ये जो आपका जो सेट था, जो रोस्टर फॉर्मेट था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट होल्डर में भी कन्वर्ट कर दिया। इसी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे y लिख लिया, y स्क्वायर कर लिया, और y बिलोंग्स टू क्या कर लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप इसको कह सकते हो। ऐसा तब का ये जो साइन है आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। y कैसा है, नेचुरल नंबर में है। इस पूरे का मीनिंग क्या है, इस पूरे का मीनिंग है कि किसी सेट को अगर हम y स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं, या y n को बिलोंग करता है और y n को बिलोंग करता है, ये क्या है, सच दैट y कैसा है, y नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाएंगे, इसका स्क्वायर बनता चला जाएगा, जो भी सेट मिलेगा आपको वही आपका रिक्वायर्ड सेट होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। सेट को अगर हम थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा इसके टाइप्स भी देख लीजिए, टाइप्स देख लेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, सेट के बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट। ओके, फर्स्ट नल सेट, इसी को हम वाइड सेट भी बोलते हैं, या इसी को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट, ऑल द थिंग्स आर सेम। नल सेट, वाइड सेट एंड एम्प्टी सेट, ऑल द थिंग्स आर सेम। जो नल सेट होता है उसी को हम वाइड सेट भी बोलते हैं, उसी को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। इफ ए सेट हैज नो एलिमेंट, किसी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये आपका नल सेट है। नल सेट मीन्स अ सेट हैज नो एलिमेंट्स। ओके, किसी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा देन the set is called null set. Okay, it is denoted by 5. It is denoted by 5. For example, अगर मैं कहूँ कि write all the students of class 11th, if we say that write all the students name of class 11th in क्लास 12th, तो क्लास 12th में क्लास 11th का बच्चा मिलेगा ही नहीं। किसी स्कूल में क्लास 11th का बच्चा क्लास 12th के बच्चे क्लास 12th के क्लास में बैठेगा ही नहीं। जैसे अगर मैं लिखूं एसेट, इस प्रकार से एक एग्जाम्पल ले सकते हो, x आई सेड दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। ओके, अगर मैं कहूँ हमने एक सेट लिखा x कैसा है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर के बीच में 1 और 2 के बीच में ये आपका 2 है। जो x है वो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो ऐसे केस में ये जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। सॉरी, तो ए जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। जहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है आप समझ सकते हो कि ये जो सेट है आपका ए वो कैसा है, नल सेट, या इसे को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ये नल सेट का क्या होता है बेटा, सिंबल होता है। तो नल सेट को आप ब्रेसेस के अंदर ऐसे ही बिना कुछ लिखे हुए ऐसे ही छोड़ सकते हो, या तो इसको हम 5 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 लिखे या ब्रेसेस लिखे एक ही बात है। तो नल सेट का ये डेफिनेशन होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द नेचुरल नंबर लाइन बिटवीन 6 एंड 7, तो 6 और 7 के बीच में 6 यहाँ पे हो गया और 7 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो x अगर 6 और 7 के बीच में है और आपसे बोला जा रहा है कि 6 और 7 के बीच में वो सारे के सारे नेचुरल नंबर लिखिए, तो 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये जो होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, 5, या इसी को आप कैसे लिखते हो ऐसे। तो ऐसे केस में ये क्या बन जाता है बेटा, नल सेट। नल सेट या इसी को बोलते हैं वाइड सेट, या इसी को एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है,
those set which has only one element. Okay, singleton set. A set has only one element is called singleton set. क्या हो गया कि किसी सेट में केवल और केवल एक एलिमेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो सेट है आपका वो क्या है, सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं ऐसा हैज ओनली वन एलिमेंट, इस सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। अदर एग्जांपल अगर मैं लिखूं राइट अ सेट ए डैश कर लो इसको, किसी भी सेट को आप अल्फाबेटिकल के हमेशा कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करते हैं। ओके, ए बी राइट एक्स एज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लाइंग बिटवीन 2 and 4। ओके, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और एक्स किसके बीच में लाई करता है, 2 और 4 के बीच में। तो 2 और 4 के बीच में कितना नेचुरल नंबर है, एक, क्या है वो, 3। तो यहाँ पे आप इस तरह से अगर इसके फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, तो x अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और x कहाँ है, 2 और 4 के बीच में, तो 2 और 4 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर मिलता है, वो क्या है, 3। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a डैश इज इक्वल टू 3। ओके, बात समझ में आ रही है। आप अल्फाबेटिकल के किसी भी लेटर से किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, a डैश लगा दो, a डबल डैश लगा दो, a1 कर लो, a2 कर, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, a set has finite number of element, a set which has finite number of elements। ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, जैसे then the set is called finite set। ओके, जैसे हमने लिखा कोई सेट x as such that x belongs to natural number and x is less than 11। ओके, x क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की जो वैल्यू हो क्या है, 11 से छोटी है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 11 से छोटी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10। ठीक है, ये परसेंट बन गया, इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हो फाइनाइट है। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा बेटा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के बीच में आप कामा जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, कामा नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, सारे के सारे एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करने लगेगा। ऐसा केस में आप लोगों का जो थीम होगा, जो एम होगा, वो रॉन्ग हो जा सकता है। ठीक है, आपको ये देखना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के बीच में आपको कामा जरूर लगाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि अगर एलिमेंट का है, यानी कि अगर 1 ए में है तो इसको लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, ये जो सिंबल होता है वो लिखते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। 1 ए में है, इसको इस तरह से लिखेंगे। सपोज करो यहाँ पे 0 ए में है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो साइन होता है वो क्या कहता है, बिलोंग्स टू। ओके, 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब ये हो गया कि 1 सेट ए का एक एलिमेंट है, या इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 1 क्या है, ए का एक एलिमेंट है, या 1 बिलोंग्स टू ए। ओके, अगर 0 ए में नहीं है तो आप बोलोगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, या आप इसको बोलोगे कि 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इनफाइनाइट सेट। हाउ कैन यू से दैट दिस सेट इज इनफाइनाइट?
If we write a set which has infinite number of elements, जैसे किसी सेट में क्या हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो मैं बोल सकता हूँ वो जो सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट जैसे हमने लिखा नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो सेट है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। होल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 एंड दैट्स 1, ये क्या है, होल नंबर का सेट है। इंटीजर्स के बारे में आपकी जानकारी होगी। इंटीजर्स को आप आई या जेड से बिलोंग करते हैं और इसकी वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 ऐसे ऐसे। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सभी के बीच में हम कामा जरूर लगाते हैं और ये सारे के सारे इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आप उसको काउंट नहीं कर सकते। इससे का मतलब किसी सेट में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सबसेट। सबसेट से पहले हम इक्वल सेट के बारे में देखेंगे कि इक्वल सेट क्या है। ओके, इक्वल सेट्स में क्या होता है कि if we write a set 1 2 3 and we write other set 2 3 1, if we write this type of, ठीक है, तो इस सेट में जो एलिमेंट्स 1 2 3 है, इसमें 2 3 1 है, बात एक ही है। Here we see that both the sets have same number of element। ओके, यहाँ पे देखिए 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। किसी सेट में उसका जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ, एक बात और कि सपोज कर लो मैंने एक सेट लिखा 1 1 2 2 2 3 ऐसे लिख लिया, तो ये जो सेट है 1 1 2 2 3 3 इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो आप एक जनरल चीज ये लिखिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जब किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन होता है तो आप सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते, केवल उस एलिमेंट को आप एक ही बार लिखोगे। जैसे यहाँ पे 1 1 लिखा है 2 टाइम्स, तो एक ही बार लिखना इसका पर्याप्त है। आप 1000 बार लिखोगे तो ये मतलब आएगा कि 1 A में है, दैट्स इट। इसके अलावा उसका कोई भाई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है या मतलब नहीं है। किसी सेट में एक को अगर हम 1000 बार लिखें या एक ही बार लिखें, दोनों का एक ही मीनिंग है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लिखने में लगता है, इसलिए आप इसको इस तरह से भी लिखते हो। जो लिखने का सही तरीका है वो ये है। ठीक है, जो सेट का प्रॉपर है वो सेट का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो इस तरह से नहीं लिखते। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये आपका सही लिखा हुआ है। इसके ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो, आप 3 पहले कर लो, 1 कर लो, फिर 2 कर लो, इसको ऑर्डर मैटर नहीं करता। हाँ, उसके बीच में जो कामा लगता है ना वो इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक एलिमेंट के बीच में आप कामा जरूर लगाएं। कामा लगाने से क्या होता है कि इसको आपको ये पता चलता है कि ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है। अगर मैंने इसको 3 1 2 को अगर 3 1 2 इस तरह से लिख दिया होता, इस तरह से लिखा होता, तो ये तो एक एलिमेंट आ जाता, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट आ जाता। और यहाँ पे क्या था, 3 एलिमेंट है, 1 है 2 है और 3 है। ये अलग अलग एलिमेंट्स है। ये 3 1 2 ये 312 जो है एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि 3 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे देखो 3 1 2 क्या है, 312 एक नंबर है। क्या है, ये नंबर है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये 3 1 2 अलग अलग होना चाहिए था, 1 2 3 3 1 2 या 2 1 3 ऐसे लिख सकते हो। तो दो सेट आपके एक दूसरे के इक्वल होते हैं कब, जब दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 1 है, यहाँ पे 1 3 2 कर सकते हो। इसके ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो, ऑर्डर कहीं भी रखें तो आप कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो सेट हैं आपके वो कैसा है, इक्वल सेट है। ओके, जब आपको शो करना होगा कि सो दैट दी टू सेट्स आर इक्वल, देन वी हैव टू शो दैट बोथ द सेट्स आर सबसेट ऑफ इट।
सॉरी, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ना अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसेट। सबसेट क्या होते हैं? सबसेट, let A and B are to any non-empty set 1 2 3, okay। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि दो ऐसे सेट हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ओके। कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ए सेट A and B which has non-empty, that is if A and B are non-empty set, then we can say that A is the subset of B। तो हम A को B का सबसेट बोलेंगे कब? If every element of this set A belongs to set B, ओके। सो इसका डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लेट A and B are any two non-empty sets if every elements of set A is also an element of set B, ओके। इसका ये मतलब हो गया कि A के जितने भी एलिमेंट्स हो वो B के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, ओके। देखो ये 1 2 3 यहाँ पे दे रखा है, अभी 1 2 3 यहाँ पे भी है, तो A के जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे के सारे B में आ गए। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ कि A इज द सबसेट ऑफ B। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एनसीईआरटी की बुक में है वो ये है आपका A इज द सबसेट ऑफ B, और यहाँ पे A इज द सबसेट ऑफ B। यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लो, ये हम सिंबल क्यों लगाते हैं। एनसीईआरटी में तो यही दे रखा है कि A इज द सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट B में हो, तो सपोज करो हमने 4 यहाँ से हटा दिया, हो सकता है दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो ये इक्वल का साइन दे देगा। हो सकता है और भी ज़्यादा एलिमेंट्स हो, 4 5 आ गया इसमें, तो इसमें तो ज़्यादा नंबर आ गए ना, तो ये जब ये इसको इसमें बिलोंग करेगा तो और कम से कम एक एलिमेंट B का ऐसा होगा जो A में ना हो। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। जो सबसेट दो टाइप का होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट, ओके, ये वाला प्रॉपर सबसेट भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा 1 2 3, तो A को हम B का सबसेट बोलेंगे, ओके। प्रॉपर सबसेट का ये मतलब होता है कि B हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और 4 ऐसा ले लिया, A के सारे एलिमेंट B में आ गए। B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट A में ना हो। B का एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट B A में ना हो, तो मैं बोलूंगा A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ओके। A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यहां पे मैं क्या कर रहा था कि A इज द सबसेट ऑफ B। A को B का हम सबसेट बोलते हैं और B को सुपर सेट ऑफ A बोलते हैं। B को क्या बोला जाता है बेटा? सुपर सेट ऑफ A। बात पकड़ में आ रही है? आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया। अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में हो, ये बात खत्म हो गई। तो A को B का हम सबसेट बोलेंगे या B को हम A का सुपर सेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि A के सारे एलिमेंट B में हो बट B का एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट A में ना हो। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो वह एलिमेंट है जो सेट A में नहीं है, इसलिए हम A को B का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। या B को A का इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं।
इम्प्रॉपर सेट। जैसे यहाँ पे क्या होता था, सुपर सेट होता था, यहाँ पे बी को ए का इम्प्रॉपर सेट बोलेंगे। कब? जब एक एलिमेंट बी का ए में ना हो। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि ए बराबर 1 2 3, ठीक है, और बी बराबर हमने लिखा 2 3 4, ऐसे लिख लिया। अब ए का 1 एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप सेट के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू।